हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर डिटेल में स्टडी किया है और हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह से हम जो है रिमूव कर सकते हैं और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है और उसको हम जो है कौन कौन से मेथड से उसको रिमूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जो है बहुत डिटेल में स्टडी किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पॉल्यूशन कंट्रोल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो ये जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जो है सब्सटेंस जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। इसका फार्मूला होगा H2O2। तो चलिए देखते हैं कि इसको कौन कौन से मेथड से हम जो है प्रिपेयर करेंगे। तो लेट अस सी द प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहला मेथड है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में यूज़ होगा, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। तो यहाँ पर जो हम बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो आप देखिए कि बेरियम पेरोक्साइड को आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए अंडर प्रेशर, तो रिड्यूस्ड प्रेशर पे क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनेगा। तो आप देखिए बेरियम पेरोक्साइड जो होगा वो ऑक्टाहाइड्रेट है। तो लुक हियर, BaO2 8H2O, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इट गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस H2O2 प्लस 8 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स में से जो है बहुत आसानी के साथ जो रिमूव हो सकता है और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। और ये बेरियम सल्फेट को आप जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है सेपरेट कर सकते हो, तो यू विल गेट हियर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दिस रिएक्शन। तो ये पहला मेथड है, बेरियम पेरोक्साइड को आप एसिडिफाइड सोल्यूशन के ज़रिए से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि पर ऑक्सो डाइसल्फेट ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन एंड एसिडिक सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास में जो एसिडिक सल्फेट सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो आपको पर ऑक्सो डाइसल्फेट मिलेगा। फिर उसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइसिस की, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, तो वो किस तरह की होगी। तो देखिए 2HSO4 माइनस आयोनिक फॉर्म में हम लिखेंगे 2HSO4 माइनस एक्वियस। इसकी जो है आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो SO3H ये दो जो है आपको SO3H जो कंपोनेंट्स होंगे इसको आप दो ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पर ऑक्सो डाइसल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज पर ऑक्सो डाइसल्फेट। अब इस पर ऑक्सो डाइसल्फेट की आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, SO3HOO SO3H, इसकी आप कीजिए हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगा 2HSO4 माइनस एक्वियस प्लस 2H प्लस एक्वियस मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से बना देंगे और आपको यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। तो आप यहाँ पर जो है ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आपको बनाना है तो इस मेथड को जो है आप यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए K2H2O8 से हम जो है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लुक हियर, K2H2O8 आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए हेवी वाटर के साथ, दैट इज D2O।
हेवी वाटर के साथ जब आप इसको जो है रिएक्ट करोगे तो ये प्रिपेयर करेगा KdSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की जगह पर यहाँ पर जो है पोटेशियम ड्यूटेरियम सल्फेट बनेगा। हेवी जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन उसका आइसोटोप जो यहाँ पर जो है ड्यूटेरियम है, और साथ ही साथ जो है आपको मिलेगा D2O2। यहाँ पर जो है ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिलेगा, ये हो गया D2O2 इन लिक्विड फॉर्म। तो ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड का। उसके बाद थर्ड मेथड देखिए कि इसमें क्या करना है आपको। इंडस्ट्रियली दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्यूनॉल। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-एंथ्राक्यूनॉल। आपके पास में जो एंथ्राक्यूनॉल है उसका जो है आप ऑटो ऑक्सीडेशन कीजिए, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर की ऑक्सीजन आपको इसमें जो है यूज़ करना है। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस अदर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप इसका जो है वापस रिडक्शन कीजिए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी और फिर से आपको जो मिलेगा 2-एंथ्राक्यूनॉल। तो इन दिस केस 1% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म। तो इस रिएक्शन में, इस केस में आपको जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो सिर्फ मिलेगी 1%। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड टू नियरली इक्वल टू 30% बाय मास बाय डिस्टिल्ड वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको आप अबाउट 30% तक के जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो डिस्टिल्ड वाटर के साथ। जो है आप इसको जो है बाय मास, यहाँ पर जो है 30% बाय मास आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो बाय मिक्सिंग विद डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पर जो है आप इसको डिस्टिल्ड वाटर से जो है इसको कॉन्सेंट्रेट करके 30% तक के जो है आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। इट कैन बी फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड टू अबाउट 85%। आगे जो है आप इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को 85% तक के जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। यहाँ पर जो है ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो पहले 1% मिली डिस्टिल वाटर से, आपने इसको जो है कन्वर्ट किया 30% के आसपास, फिर इसको फर्दर जो है कॉन्सेंट्रेट करो 85% तक बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। द रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट टू ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जो कुछ भी इसके अंदर जो है बाकी का वाटर होगा आप उसको जो है फ्रीज करके जो है सेपरेट कर सकते हो, और इस तरह से आपको प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है मिलेगा। तो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब चलिए देखते हैं कि कुछ यहाँ पर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो लुक हियर, नेक्स्ट वन इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सबसे पहले देखिए, इन प्योर स्टेट हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस एंड मोस्टली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरी पेल ब्लू लिक्विड। वेरी पेल ब्लू लिक्विड, जिसको आप जो है कह सकते हो कि इट इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऑलमोस्ट कलरलेस है, लेकिन सिंपली आप इसको देख सकते हो कि प्योर स्टेट में ये वेरी पेल ब्लू लिक्विड होता है। आप देखिए कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड की आपकी बुक के अंदर टेबल नंबर 9.4 पर है। टेबल नंबर 9.4, तो देखिए ये टेबल नंबर 9.4 आप जो स्टडी कीजिए, आपकी बुक के अंदर ये है, और उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसमें टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है। वो आप जो है उसको स्टडी कीजिए और बहुत आसानी के साथ आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है समझ सकते हो। अब आगे देखिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस एंड फॉर्म्स हाइड्रेट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ मिसिबल विद वाटर। मिसिबल मीन्स आप इसको सिंपली कहिए कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप जितने प्रोपोर्शंस में आप जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में
डिज़ोल्व करना चाहो वाटर के अंदर जो है आप उसको जो है मिसिबल करना चाहो उसको जो है कर सकते हो। और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म हाइड्रेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 221 केल्विन। तो ये बनेगा H2O2 H2O। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 221 केल्विन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 30% solution of हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम। मार्केट के अंदर आपको 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा इज मार्केटेड एज 100%, 100 वॉल्यूम। इसको आप जो है 100 वॉल्यूम के तौर पर जो है मार्केट कर सकते हो। कौन सा सोल्यूशन, 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। तो इट मीन्स दैट 1 मिलीलीटर ऑफ 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन विल गिव 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंडीशंस। ये बात जो ध्यान रखिए कि एट एसटीपी कितना लेना है आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको लेना है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड विल प्रोड्यूस अबाउट 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन, मतलब सिंपली आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब डिकम्पोज करोगे तो ये बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल और इसमें ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होगी। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो कंसिडर करेंगे कि जो 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सोल्यूशन हम जो कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें आप 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड जब लेते हो तो वो आपको 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करके देगी। तो ये इसका जो है मीनिंग होता है कि इट इज़ द 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ कंसिडर्ड एज 100 वॉल्यूम इन मार्केट। तो मार्केटेड जो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 100 वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप जो है ध्यान रखिए। तो कमर्शियली मार्केटेड सैंपल इज़ 10 वॉल्यूम। अब मार्केट के अंदर जो सैंपल आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो हम यहाँ पर 100 ml कंसीडर कर 100 वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो कमर्शियली मार्केटेड सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज़ इक्वल टू 10 वॉल्यूम। ये जो है 10 वॉल्यूम होता है। तो कमर्शियली आप जो है इसकी मार्केटिंग जब करते हो तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है ये 10 वॉल्यूम होता है, विच मीन्स दैट द सैंपल कंटेन्स 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो सैंपल होगा इस सैंपल के अंदर 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट है। 100 वॉल्यूम के अंदर हमने देखा 30%, तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 वॉल्यूम्स के अंदर आपको 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप देखिए कि आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 9.5 दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 9.5 ये आपकी बुक में जो ये सॉल्व प्रॉब्लम है जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो रिलेटेड है। आप उस प्रॉब्लम को जो है अच्छी तरह से स्टडी कीजिए तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके अंदर देखिए कैलकुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है आपको 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मीनिंग होता है उसको आप जब 1 लीटर के हिसाब से कितना कंसिडर करोगे तो उस पर से जो है आपको जो है पता चल जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम नंबर 9.5 है। अपनी बुक के अंदर देखिए, उसको अच्छी तरह से जो है समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वहाँ पे हम जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द गिवन वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखिए आपकी बुक में जो प्रॉब्लम नंबर 9.5 है मैं आपको बता दूं, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन विल गिव 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये जो हमने इसके पहले जो है इसका स्ट्रेंथ जो है कंसिडर किया था उसके अंदर हमने ये देखा था। तो आप देखिए यहाँ पर 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पर हम उसका जो है मीनिंग निकाल रहे हैं कि 10 वॉल्यूम का जो मीनिंग होगा कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये 10 लीटर ऑक्सीजन जो है STP पर जो है प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहे हैं H2O2,
ये जो है टोटल 68 ग्राम, इसका जो मोलर मास आता है 68 ग्राम है। तो ये जो है आपको एक वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जो है 1 लीटर जो होता है दैट इज़ अबाउट 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन का, दैट इज़ इक्वल टू 22.7 लीटर्स। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमने मोल कंसेप्ट के अंदर जो स्टडी किया था सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जब 1 लीटर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस और गैसियस मॉलिक्यूल हम अगर कंसीडर करते हैं तो वो 22.7 लीटर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि 22.7 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट STP। इस रिएक्शन के हिसाब से हमको ये चीज़ जो समझ में आती है कि 22.7 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड STP कंडीशन पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर। देयरफॉर 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो वो जो है इतने अमाउंट से जो है प्रोड्यूस होगी 68 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 22.7। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर मिलता है 29.9। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 लीटर ऑक्सीजन जो ये 30 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन से जो है प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज इक्वल टू 30 ग्राम पर लीटर एंड दैट इज़ नथिंग बट 3%। तो इस तरह से ये 3% एक्वियस सोल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनता है। तो ये बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लुक हियर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट फेजेस में हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो होगा गैस फेज स्ट्रक्चर और दूसरा होगा सॉलिड फेज। थोड़ा सा जो है एंगल और बॉन्डिंग का जो है बॉन्ड लेंथ का जो है इसमें डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर आप देखिए सेम होगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इट इज़ नथिंग बट ओपन बुक स्ट्रक्चर। आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ लुकिंग लाइक एन ओपन बुक, इसलिए हम यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे इट इज़ ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो बुक ऐसे खुली हुई है तो उस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर है ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो आप देखिए ये एक सरफेस है वर्टिकल और एक सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल बनती है। तो इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है इसको हम डायहेड्रल एंगल कहेंगे, दैट इज़ अबाउट 111.5 डिग्रीज़। तो ये गैस फेज के अंदर जो ये एंगल है और सॉलिड फेज में ये एंगल जो है थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज़ अबाउट 90.2 डिग्रीज़। इसी तरह से आप देखिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो एंगल है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंगल गैस फेज के अंदर 94.8 डिग्रीज़ है और वही एंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होगा ये सॉलिड फेज में 101.9 डिग्रीज़ होगा। उसके बाद आप देखिए कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है गैस फेज के अंदर 147.6 पिकोमीटर है और सॉलिड फेज के अंदर ये बॉन्ड लेंथ होगी 145.8 पिकोमीटर। उसके बाद गैस फेज के अंदर जो है आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखोगे 95 पिकोमीटर्स और वही बॉन्ड लेंथ जो है सॉलिड फेज के अंदर आपको मिलेगी 98.8 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 2 डिफरेंट फेजेस के अंदर, गैस फेज और सॉलिड फेज। ओके, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात जो है देख रहे हो, इस बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और रिड्यूसिंग एक्शन दोनों टाइप की रिएक्शंस लिखी हुई है। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है और राइट हैंड साइड पर बहुत सारी रिएक्शन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वो रिड्यूसिंग एक्शन पर है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो रिएक्शंस है वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों के अंदर आपको मिलेगी। तो आप देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हम देखते हैं तो Fe2+ इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe3+। इसके पहले वाले चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने ये बात जो है अच्छी तरह से जो समझी है कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से इंक्रीज़ हो रहा है +3। तो आप इसी बेसिस पर, इसी क्राइटेरिया पर सारी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, इसी तरह से ये रिएक्शन जो है रिडक्शंस हैं। तो इस तरह से Fe2+ इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe3+। इसी तरह से लेड सल्फाइड के अंदर आप देखिए कि लेड सल्फेट बन रहा है, तो इसके अंदर भी आप जो है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आसानी के साथ जो चेक कर सकते हो। तो लेड सल्फाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट।
अब बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन आप देखिए कि Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस आयन के अंदर, इसी तरह से Mn2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Mn4 प्लस। तो इन सब के अंदर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द गिवन स्पेसीज विच इज़ टू बी ऑक्सीडाइज्ड ये इंक्रीज हो रहा है। तो दीज रिएक्शंस आर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। अब रिड्यूसिंग एक्शंस आप देखिए कि यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम के अंदर जो रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन के अंदर आपको ये बात जो देखना है कि जो स्पेसीज रिड्यूस हो रही है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो लुक यार MnO4 माइनस को आप जो है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हो तो Mn2 प्लस बनता है। तो यहाँ पर जो है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, तो +7 इज़ कन्वर्टेड इनटू +2। दिस इज़ द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस रिएक्शन इज़ नथिंग बट अ रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से देखो HOCl को जो है आप यहाँ पर Cl माइनस के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है ये +1 है और यहाँ पर आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 मिलता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि देयर इज़ द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो ये दो रिएक्शन जो है पर मैंगनेट आयन और HOCl के अंदर जो है आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज और क्लोरीन पर एसिडिक मीडियम में। इसी तरह से आप देखिए कि बेसिक मीडियम के अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है उसमें आयोडीन ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर जो है 0 है और वो जो है I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है -1 बन रहा है। इसी तरह से मैंगनेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज जो है आपको +7 मिलता है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज +2 होगा। तो देयर इज़ द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एज वेल एज मैंगनीज इन दिस रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। तो इस तरह से ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस तरह से स्टोर करेंगे और उसके कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, 2H2O2 लिक्विड डिकम्पोजेस टू 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन इसके अंदर होगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन गैस जो इसमें से रिलीज होगी। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेसेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर्स द अबव रिएक्शन इज कैटालाइज्ड। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि अगर मेटल सरफेसेस प्रेजेंट है या फिर अगर ग्लास कंटेनर के अंदर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो स्टोर किया है तो उसके अंदर जो ट्रेसेस ऑफ अल्कली प्रेजेंट होते हैं तो ये रिएक्शन जो है कैटालाइज होती है और इसलिए दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इनटू वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स। वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स। तो ग्लास मटेरियल में जो अल्कलीज प्रेजेंट होती है उसके ज़रिए से ये रिएक्शन जो है कैटालाइज होती है, या फिर अगर मेटल सरफेसेस या मेटल कंटेनर के अंदर आप इसको जो है फिल करोगे तो मेटल सरफेसेस भी जो है इस रिएक्शन को जो है कैटालाइज करती है। इसलिए वैक्स लाइन ग्लास बॉटल्स या फिर जो है वैक्स लाइन प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर जो है या वेसल्स के अंदर आप इसको जो है स्टोर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यूरिया इज़ एडेड एज ए स्टेबिलाइज़र। तो यूरिया इसके अंदर एज ए स्टेबिलाइज़र जो है ऐड किया जाता है। तो थोड़ा सा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर थोड़ा सा जो है यूरिया जो है मिक्स कर दीजिए तो वो स्टेबिलाइज़र का काम करेगा। एंड इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है डस्ट से जो है दूर रखा जाए बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डस्ट से भी जो है बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए। चलिए देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो लेट अस सी यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सबसे पहला यूज़ देखेंगे कि इन डेली लाइफ इट इज़ यूज्ड एज हेयर ब्लीच एंड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो है हेयर ब्लीच का काम करता है और साथ ही साथ इट इज़ अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज एन एंटीसेप्टिक इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट एज परहाइड्रॉल।
तो यहाँ पर जो है इसको जो है आप एज एन एंटीसेप्टिक भी जो है यूज़ कर सकते हो, एज एन एंटीसेप्टिक। तो इसको जो है मार्केट के अंदर परहाइड्रॉल नाम से इसको जो है सेल किया जाता है। इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट इन द नेम परहाइड्रॉल। नेक्स्ट यूज जो होगा, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट विच आर यूज्ड इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स। तो सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परबोरेट और इसी तरह से सोडियम परकार्बोनेट, तो ये दो सब्सटेंसेस बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है यूज़ किया जाता है और ये दो सब्सटेंस जो है हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं। तीसरा देखें यूज़ के सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्टारिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट इज सिफेलोस्पोरिन एट्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सिफेलोस्पोरिन जो है एक मेडिसिन है। बहुत सारे जो है फूड मटेरियल्स के अंदर भी जो है आप देखोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। इसी तरह से टार्टारिक एसिड के मैन्युफैक्चर में और साथ ही साथ हाइड्रोक्विनोन के प्रिपरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यूज़ होता है। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि इन इंडस्ट्रीज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आप देखिए कि ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर जो है कहाँ पर यूज़ होगा, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, पेपर पल्प, लेदर, ऑयल्स, फैट्स, इतने सारे जगहों पर जो है इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कहाँ पर, टेक्सटाइल के अंदर, पेपर पल्प में, लेदर के अंदर, लेदर इंडस्ट्रीज़ में, इसी तरह से ऑयल्स और फैट्स के अंदर जो इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। Nowadays, it is also used in environmental chemistry, that is the green chemistry. For example, pollution control treatment of domestic and industrial effluents, oxidation of cyanides, and restoration of aerobic condition to sewage waste. Restoration of aerobic condition in sewage. हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है सीवेज, उसके अंदर जो है एरोबिक कंडीशंस लाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स के अंदर और साथ ही साथ जो है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स होते हैं उसके अंदर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ हेवी वाटर। हेवी वाटर, तो देखिए हेवी वाटर को हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं D2O। तो इसके अंदर हम जो है हाइड्रोजन की जगह पर जो है ड्यूटेरियम यूज़ करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड एज हेवी वाटर। तो आप देखिए कि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम सिंपली वाटर कहेंगे, ये जो है हेवी वाटर है। हेवी इसलिए करें कि इसका मोलर मास जो है वाटर से ज़्यादा है। तो एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो है 2 है, तो यहाँ पर जो 2 ड्यूटेरियम है तो इस तरह से इसका एटॉमिक मास होगा 20। वाटर जिसमें H2O फार्मूला होगा उसका मोलर मास होता है 18। और यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है जिसमें एक एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप जो है 2 ड्यूटेरियम देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर इसका एटॉमिक मास जो है 20 होगा, इसलिए हम इसको हेवी वाटर कह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि एक्सचेंज रिएक्शंस के अंदर भी जो है हम इस हेवी वाटर को यूज़ करेंगे जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म को जो हम स्टडी कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शंस टू स्टडी द केमिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस को स्टडी करने के अंदर हम हेवी वाटर को जो है यूज़ करेंगे। इसी तरह से इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है एज ए बाय प्रोडक्ट जो है आपको ये हेवी वाटर का प्रोडक्शन मिलेगा। अब देखिए बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हेवी वाटर की है वो आपको अपनी बुक में टेबल नंबर 9.3 पर मिलेगी।
तो यू मस्ट सी और स्टडी टेबल नंबर 9.3 इन योर बुक। तो यहाँ पर आपको हेवी वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है स्टडी करने को मिलेगी, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स। अब आप देखिए कि बहुत सारे जो है ड्यूटेरियम कंपाउंड्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम यहाँ पर हेवी वाटर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड को आप D2O के साथ रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो D2O के साथ जब इसको रिएक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा C2D2। ये जो है आपको, जैसे कि हम देखेंगे इथाइन बनता है C2H2 इज़ नथिंग बट इथाइन। तो इसी तरह से ये जो है ड्यूटेरियम वाला इथाइन आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो, दिस इज़ ड्यूटेरेटेड इथाइन। और साथ ही साथ जो है आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्यूटेरेटेड। तो ये ड्यूटेरेटेड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। तो इस तरह से अदर कंपाउंड्स ऑफ जो ड्यूटेरियम प्रिपेयर करने के लिए हम इसको जो है हेवी वाटर जो है यूज़ करेंगे। इसी तरह से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को आप जो है हेवी वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है ड्यूटेरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, जिसको हम D2SO4 कहेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर के अंदर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप देखिए एक रिएक्शन और है, दैट इज़ एल्यूमिनियम कार्बाइड को आप जो है हेवी वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए तो Al4C3 प्लस 12 D2O। तो आप यहाँ पर जो हेवी वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करोगे तो कार्बन टेट्रा ड्यूटेरियम का जो कंपाउंड इस तरह से CD4 मिलेगा आपको। ये जो जिसको आप मीथेन कह सकते हो। तो मीथेन के 4 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर ड्यूटेरियम के साथ जो रिप्लेस किया, इट इज़ ड्यूटेरेटेड मीथेन। सिंपली आप इसको ड्यूटेरेटेड मीथेन जो कह सकते हो। और इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जगह पर जो है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन की जगह पर आप जो है ड्यूटेरियम लगा दीजिए। सो दिस इज़ ड्यूटेरेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है यूजेस होते हैं ये हेवी वाटर के, जिसके अंदर आप जो है अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड जो है प्रिपेयर कर सकते हो। और अब हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो आप देखिए कि ये बहुत ही हमारे लिए जो है एक नया जो है एक ऐसी बात आती है कि डाई हाइड्रोजन को अगर एज ए फ्यूल आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर जो आपको देखो मिलेगी कि इट रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबस्शन। तो ये जो है बहुत ही हमारे लिए जो यूज़फुल फ्यूल हो सकता है। तो ये डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम जो यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। The energy released by combustion of fuels like dihydrogen, methane, liquefied petroleum gas, etc. are compared in terms of amount in mole, mass and volume। तो आप देखिए अपनी बुक के अंदर टेबल नंबर 9.5 टेबल नंबर 9.5 में बहुत सारे जो है फ्यूल्स, जैसे कि डाईहाइड्रोजन है, मीथेन है, LPG है, ये सारे जो है फ्यूल का जो कंबस्टन होने के बाद जो है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ करता है, तो वो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, मास और वॉल्यूम में जो है कंपेयर करके बताया। तो टेबल नंबर 5 जो है आप देखिए अपनी बुक के अंदर, वहाँ से आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इन सारे फ्यूल्स के कंपेरिजन में हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको इसके अंदर जो है क्या एडवांटेज मिलता है। तो फ्रॉम दिस टेबल इट इज़ क्लियर दैट ऑन अ मास फॉर मास बेसिस, अगर आप मास फॉर मास बेसिस पर देखोगे इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 9.5 में, तो ऑन अ मास फॉर मास बेसिस डाई हाइड्रोजन कैन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल। और ये क्या होगी, अबाउट 3 टाइम्स। तो आप डाई हाइड्रोजन और पेट्रोल अगर कंसिडर करते हो तो इसकी जो एनर्जी होगी इट इज़ मोर देन पेट्रोल, और ये कितनी होगी, 3 टाइम्स देन पेट्रोल। तो इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना अमाउंट जो है मास पेट्रोल का जलेगा उतना ही अमाउंट हाइड्रोजन का जलने के बाद जो है 3 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो डाई हाइड्रोजन को अगर आप फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हो तो हमारे लिए जो है ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा जो है एडवांटेज इसके अंदर आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ पॉल्यूटेंट्स इन
कंबस्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी लेस देन पेट्रोल। अगर पेट्रोल और डाइहाइड्रोजन के कंबस्शन पर जो पॉल्यूटेंट्स देखें तो डाइहाइड्रोजन के कंबस्शन पर जो है बहुत ही लेस पॉल्यूटेंट जो है निकलते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर जो है पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर आप देखिए कि द ओनली पॉल्यूटेंट विल बी ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के बर्निंग पर जो है एक पॉल्यूटेंट बनता है, दैट इज़ द ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन। और वो भी किस वजह से? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन एज एन इम्प्यूरिटी विद डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन के अंदर जो है डाई नाइट्रोजन ये एज एन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है, इसलिए जब उसकी बर्निंग होती है तो इट विल फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ डाई नाइट्रोजन। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय इंजेक्टिंग a small amount of water into the cylinder to lower the temperature so that the reaction between dinitrogen and dioxygen may not take place। तो आपको जो हाइड्रोजन का सिलेंडर दिया जाएगा उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है वाटर आप इंजेक्ट कर दीजिए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा और उसकी वजह से डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो है कंबाइन नहीं हो पाएंगे और इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है नहीं बन सकेगा। तो ये एक एडवांटेज हमारे लिए हो सकता है। इसी तरह से अ सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड हाइड्रोजन वेज अबाउट 3 times एज मच एज टैंक ऑफ पेट्रोल कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आप देखिए कि आपके पास हाइड्रोजन और पेट्रोल 2 टैंक है और दोनों के अंदर जितनी भी क्वांटिटी हाइड्रोजन और पेट्रोल की है वो जितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो सेम है। तो हाइड्रोजन का जो टैंक होगा वो पेट्रोल के टैंक से 30 times मोर हेवी होगा, 30 times मोर वेट देन द टैंक ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैंक ऑफ डाई हाइड्रोजन इज़ 30 times मोर, वेट की बजाय आप यहाँ पर इसको कह सकते हो हेवी, मोर हेवी देन द टैंक ऑफ पेट्रोल हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। अब चाहे उसका मास जो है कितना भी हो, अगर दोनों के अंदर जो है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो दोनों का टैंक जब आप वेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट द टैंक ऑफ डाई हाइड्रोजन इज़ 30 times हेवियर देन द टैंक ऑफ पेट्रोल। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो डाई हाइड्रोजन गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू 20 केल्विन। आप जो है लिक्विड डाई हाइड्रोजन बना सकते हो कब? जब आप उसको जो है कूल करोगे 20 केल्विन तक के, तो इतने लो टेम्परेचर पर डाई हाइड्रोजन जो है लिक्विफाई हो सकती है। और इसी तरह से ध्यान रखिए कि दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक्स मिलेगा जिसके अंदर आप इसको जो है स्टोर कर सकते हो। तो टैंक्स ऑफ मेटल अलॉयज लाइक टिटेनियम, टिटेनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये जो अलॉयज होते हैं टिटेनियम, टिटेनियम हाइड्राइड, इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्राइड के जो टैंक्स होते हैं ये टैंक्स यहाँ पर जो हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में जो है डाई हाइड्रोजन को जो है स्टोर करने के लिए ये मेटल अलॉयज के जो है टैंक बने हुए होते हैं, उसके अंदर आप डाई हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हो। अब एक बात और जो है ध्यान रखिए, द लिमिटेशंस हैव प्रॉम्प्टेड रिसर्चर्स टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू यूज़ डाई हाइड्रोजन इन एन इफ़िशियंट वे। अब यहाँ पर आप देखिए कि डाई हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए इतने एक्सपेंसिव जो है टैंक लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो रिसर्चर जो है अब इस बात में लगे कि इसको जो है किस तरह से जो है इकोनॉमी बनाया जाए। तो इन दिस व्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पर क्या होगा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी एक्चुअली है क्या। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन इकोनॉमी, जो अल्टरनेटिव सोर्स फॉर यूजिंग डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जो है यहाँ पर हमको मिलता है। तो क्या होगा कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है इसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब देखिए कि एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी आर दैट द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी का जो एडवांटेज है सबसे इम्पॉर्टेंट,
कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है एनर्जी ये ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डायहाइड्रोजन और ना कि इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर ये एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डायहाइड्रोजन। अब आप देखिए कि हमारे इंडिया में एक पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2005 में जो है स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है ये डायहाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ किया है। और उसके लिए जो है क्या प्रोजेक्ट बनाया गया कि इनिशियली 5% डायहाइड्रोजन हैज़ बीन मिक्सड इन CNG। तो 5% dihydrogen mixed in CNG for running automobiles, that is the 4-wheeler vehicles। ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलाने के लिए या सिंपली आप 4-व्हीलर व्हीकल्स कार वगैरह है ना, तो उसको चलाने के लिए यहाँ पर CNG दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसके अंदर जो है 5% डायहाइड्रोजन को जो है मिक्स किया गया। अब आगे द परसेंटेज ऑफ डायहाइड्रोजन वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू रीच द ऑप्टिमम लेवल। अब धीरे धीरे इसको जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि जो है ऑप्टिमम लेवल तक के जो हम इसको जो है ला सकें, ताकि पूरा के पूरा हम जो है डायहाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें। नाउअडेज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल्स। ये बहुत ही रिसेंट जो है बात है कि फ्यूल सेल्स बन रहे हैं जिसके अंदर जो कंबस्शन एनर्जी है उसको यहाँ पर हम जो है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का कंबस्शन होने पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये वाटर फॉर्म करता है और उसके फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज एज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर। तो उसको इसके लिए यहाँ पर जो है फ्यूल सेल जो है बनाए जा रहे हैं। तो दिस फ्यूल सेल्स आर यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट economically it is viable and safe source of dihydrogen will be identified in the years to come for its usage as a common source of energy। आगे चलने के बाद जो है इस फ्यूल सेल पर जो है काम चल रहा है और आगे जो है इस डायहाइड्रोजन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इसको जो है कारआमद बनाने के लिए जो है इस पर जो है चल रहे काम। और आगे के आने वाले सालों में ये बात जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी कि हम जो है बहुत ही सेफ़ और इजी यूसेज ऑफ डायहाइड्रोजन एज अ फ्यूल और एज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से इसको हम नाम देंगे दैट इज़ द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। तो ये बहुत आगे हमारे लिए जो है एक मतलब बहुत ही अच्छा जो है एनर्जी सोर्स, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, लेस पॉल्यूशन क्रिएटिंग एनर्जी सोर्स आने वाला है। तो हम उस वक्त का जो इंतज़ार कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास अभी ये CNG के साथ में इसका जो मिक्सचर आ रहा है। आगे फ्यूल सेल भी हमको मिल सकता है जो हम अपने घरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और हमारे जो है वर्कशॉप में और अगर बड़े जो है प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है फ्यूल सेल को जो है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और सेफ़ और लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हाइड्रोजन यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ। अब अगला चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द S ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है S ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर हम 2 ग्रुप जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके।